हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पे बेस्ड स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में सीखा था। ठीक है, कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करते हुए एक लॉ हमने सीखा था, हुक्स लॉ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप्स पर डिस्कशन नहीं किया था, तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्ट्रेस जो है बेसिकली वो तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं? स्ट्रेस तीन टाइप्स के होते हैं। स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेस हमारा होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। अब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपने एक्सटर्नल फोर्स किस तरीके से लगाया है। और एक्सटर्नल फोर्स तो हम किसी भी एक बॉडी के ऊपर अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके का एक्सटर्नल फोर्स, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग तरीके का रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसीलिए स्ट्रेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। स्ट्रेस बेसिकली तीन कैटेगरीज में हम लोग स्ट्रेस को बांटते हैं। जो पहला कैटेगरी है वो है टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ये फर्स्ट कैटेगरी है स्ट्रेस का। सेकेंड टाइप जो स्ट्रेस का है उसे हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं, और इसका दूसरा नाम शेयरिंग स्ट्रेस भी है। टेंसाइल स्ट्रेस का ही नाम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, लेकिन इनका आप जब अभी मैं बताऊंगा तो आप देखेंगे कि ये सेम तरीके के होते हैं, लेकिन इन पर फोर्स हम अलग तरीके से लगाते हैं। तो पहला टाइप हो गया टेंसाइल स्ट्रेस या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा टाइप हो गया स्ट्रेस का टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसे हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। और तीसरा टाइप जो है वो हमारा है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्लियर है? अब देखिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि हर स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेन होता है। हर स्ट्रेस से कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है बच्चों? हर स्ट्रेस से कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेन होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेस हो या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है जिसे हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं वो है शेयरिंग स्ट्रेन। और हाइड्रोलिक स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ठीक है, ये पूरा बना लीजिए। ये एक तरीके से आपको एक पिक्चर सा आपके दिमाग में रखने के लिए इस तरीके से मैंने बनाया है। अब हम लोग एक एक करके एक एक स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम लोग स्टडी करेंगे। पहले इसे नोट कर लें बच्चों। चलिए बच्चों, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि स्ट्रेस के तीन टाइप्स होते हैं, तो उसमें से जो फर्स्ट टाइप है स्ट्रेस का वो होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस। उसके बारे में जरा हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस को समझने के लिए हमने कंसीडर किया है एक सिलेंडर जिसका लेंथ कैपिटल एल है और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है। ठीक है, हमने क्या कंसीडर किया है कि हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, एक सिलेंडर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ कैपिटल एल है या हाइट कैपिटल एल है जो आप कह ले, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इस सिलेंडर के ऊपर, इस सिलेंडर के जो दो बेसेस हैं, इन दोनों बेसेस के ऊपर बाहर की तरफ हम F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। यानी ऊपर वाला जो सिलेंडर का बेस है उस पर ऊपर की तरफ F फोर्स लगा रहे हैं, और उतना ही फोर्स नीचे वाले सिलेंडर पर नीचे की तरफ लगा रहे हैं। यानी कि यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि इस सिलेंडर के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स इस सिलेंडर पर है वो 0 के बराबर है, राइट। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सिलेंडर के अपर पोर्शन में एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, लोअर पोर्शन में एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो हालांकि नेट फोर्स इसका 0 है, लेकिन उसके बावजूद जब आप सिलेंडर पर इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स 0 होने के बावजूद इस सिलेंडर का जो लेंथ है
उसके लेंथ में कुछ इलोंगेशन आपको देखने को मिलेगा, लेंथ में कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। सपोज करिए आपने इस तरीके से एक फोर्स लगाया और फोर्स लगने की वजह से, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने की वजह से इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो L से चेंज होकर L प्लस डेल्टा L हो जाता है। आप कहेंगे सर जब नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो फिर इसका लेंथ क्यों चेंज हो रहा है? देखिए नेट फोर्स अगर जीरो नहीं लगता तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते उसी डायरेक्शन में सिलेंडर आपका मूव करता। नेट फोर्स जीरो होने पर ये सिलेंडर ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, लेकिन फोर्सेस तो एक्ट कर रहे हैं ना, उसका इंपैक्ट तो होगा। उसका इंपैक्ट ये है बच्चों कि इसका जो लेंथ है वो लेंथ L से चेंज होकर L प्लस डेल्टा L हो जाएगा। क्योंकि यहां पर लेंथ इसकी इंक्रीज हो रही है, इसलिए डेल्टा L जो कि चेंज इन लेंथ है ये आपका पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब ये जब लेंथ में आपका चेंज होगा इसका मतलब ये सिलेंडर डिफॉर्म हो गया है। और हमने सीखा है कि एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से जब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाता है तो एक रीस्टोरिंग फोर्स उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है। देखिए जब F फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो भी F होना चाहिए नीचे की तरफ। इस पर जो F फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है नीचे की तरफ लग रहा है तो एक रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ F लगना चाहिए। यानी कि अगर आप F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं तो इसका लेंथ चेंज हो जा रहा है, L से L प्लस डेल्टा L हो जा रहा है, और उस लेंथ के चेंज होने की वजह से उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है और उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट एक रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इस सिलेंडर के ऊपर एक्ट कर रहा है। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है इसे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि ये रीस्टोरिंग फोर्स क्यों अराइज कर रहे हैं। ये रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे कंडीशन में अराइज कर रहे हैं जब आप इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये इलोंगेट हो जाता है और इसको वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज, ओरिजिनल डायमेंशन में लाने के लिए जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है यहां पर वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो कितनी होनी चाहिए बच्चों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो स्ट्रेस है, मतलब पहले कैटेगरी में ही जो दूसरा स्ट्रेस है वो हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। टेंसाइल स्ट्रेस से थोड़ा सा डिफरेंट है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में भी जैसे हमने यहां पर एक L लेंथ का सिलेंडर जैसा क्रॉस सेक्शन एरिया A है, उसी तरीके से यहां पर हमने सिमिलरली सेम तरीके से हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया है जिसका लेंथ या हाइट जो कह लीजिए आप वो L है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। और इसके भी दोनों बेसिस के ऊपर हम लोग F फोर्स लगा रहे हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर भी हम लोग F और F फोर्स लगा रहे थे इसके बेसिस पे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में था। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहां पर जो फोर्स हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो सिलेंडर पर या सॉलिड ऑब्जेक्ट पर बाहर की तरफ उसे खींचने के लिए लगा रहे हैं, और यहां पर जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करने के लिए लगा रहे हैं। यहां पर इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को इलोंगेट करने के लिए फोर्स लगा रहे थे बाहर की तरफ, यहां पर इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करने के लिए एक फोर्स लगा रहे हैं अंदर की तरफ। जब आप इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो हालांकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है और इस वजह से नेट फोर्स इस पर जीरो के बराबर होगा। इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से इस पर नेट फोर्स जीरो के बराबर होगा, लेकिन फोर्स लगने की वजह से इसका डिफॉर्मेशन होगा। यहां पर डिफॉर्मेशन होने की वजह से इसकी लेंथ जो वो डिक्रीज हो जाएगी। पहले ओरिजिनल लेंथ आपका L था, डिक्रीज होने के बाद अब लेंथ हो जाएगी L प्लस डेल्टा L, जहां डेल्टा L यहां पर नेगेटिव है क्योंकि लेंथ आपकी डिक्रीज हो जा रही है। ठीक है, तो इस डिफॉर्मेशन की वजह से, जैसे इस डिफॉर्मेशन की वजह से बाहर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। राइट बच्चों, बाहर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है इसे हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां दोनों का फॉर्मूला सेम लग रहा है, इसका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। यहां दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, लेकिन समझिएगा ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये रीस्टोरिंग फोर्स इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, और यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये रीस्टोरिंग फोर्स इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है।
क्लियर है बच्चों? लेकिन दोनों केस में देखिए कुछ लेंथ में चेंज हो रहा है, कुछ इसका ओरिजिनल लेंथ था और कुछ लेंथ में चेंज हो जा रहा है। तो चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेस हो या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं उस स्ट्रेन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहां पर कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है? यहां पर इसका लेंथ चेंज हो रहा है, इसीलिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहां पर डेल्टा एल आपका चेंज हो रहा है, चेंज इन लेंथ कितना है? डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ कितना है? एल, तो इसलिए डेल्टा एल अपॉन एल। यहां पर भी जो चेंज हुआ है वो डेल्टा एल का हुआ है, ओरिजिनल लेंथ एल है, इसलिए डेल्टा एल अपॉन एल। क्लियर है बात बच्चों? चलिए, आपका फर्स्ट टाइप का स्ट्रेस था टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, फर्स्ट कैटेगरी का स्ट्रेस था। इसको नोट कर लीजिए, हम लोग सेकंड कैटेगरी के स्ट्रेस के बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसे नोट कर लें आप लोग। चलिए बच्चों, ये हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस को देख रहे हैं। सेकेंड टाइप स्ट्रेस का हमारा क्या था? टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इसे हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। तो फिर से इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक सिलेंडर कंसीडर किए हैं जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस करते थे, यानी टेंसाइल स्ट्रेस या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, जिसको आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं, जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे थे तो जो सिलेंडर के जो बेसेस थे उसके परपेंडिकुलर हम लोग फोर्स या तो बाहर की तरफ लगा रहे थे या तो फिर अंदर की तरफ लगा रहे थे, राइट? तो परपेंडिकुलर फोर्स था, इसलिए उसको हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस नाम दिया था। अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर के जो बेसेस हैं, उन बेसेस के पैरेलल हम लोग फोर्स लगाने जा रहे हैं। यानी जैसे अगर ये मेरे पास सिलेंडर है तो सिलेंडर का ये एक बेस है और ये एक बेस है, इसके पैरेलल हम एक फोर्स लगाने जा रहे हैं। तो अगर मैं इसके पैरेलल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाऊं तो आप देखिए ये सिलेंडर जो इस तरीके से ऐसे बेंड हो जाएगा, राइट? तो ये मेरे पास एक सिलेंडर है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और इस सिलेंडर के ऊपर हम लोग इसके बेसेस के पैरेलल, दोनों बेस पर पैरेलल इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। क्योंकि इस पर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए इसका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि अगर इसका बेस जो है वो फिक्स्ड है, यानी बेस अगर मूव नहीं कर सकता है, तो ऊपर से पकड़कर आप जितना फोर्स लगाएंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, इधर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, नेट फोर्स उस पर जीरो होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से ये ओरिजिनल सिलेंडर, जो डॉटेड सिलेंडर है, ये ओरिजिनल सिलेंडर है, और फोर्स लगने की वजह से ये सिलेंडर थीटा एंगल से टिल्ट हो गया, राइट? तो ये इसका लेंथ L था, और मान लीजिए जब ये थीटा एंगल से इधर बेंड होता है तो ये सिलेंडर अपने ओरिजिनल पोजीशन से डेल्टा x डिस्प्लेस हो जाता है, ऑलराइट? तो इस ट्रायंगल ABC को आप देखें अगर, तो ये लेंथ L है, ये डिस्प्लेसमेंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है डेल्टा x, और ये एंगल आपका थीटा बन रहा है। तो जब आप इस तरीके से इस पर फोर्स लगाएंगे बच्चों, तो ये अपने ओरिजिनल डायमेंशन से डिस्प्लेस हो जाएगा, और डिस्प्लेस होने की वजह से जो ये एटम्स हैं ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से में, यानी कि जो इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन था वहां नहीं रहेंगे। एज अ रिजल्ट ये जो एटम्स हैं ये एक रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ, सरफेस के पैरेलल ही लेकिन अंदर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है इसे हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। यहां पर टेंजेंशियल स्ट्रेस का भी फॉर्मूला सेम है, लेकिन अब नोटिस करिए यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये जो सरफेस है उसके बेसिस के पैरेलल लग रहा है। वहां पर परपेंडिकुलर लगता था रीस्टोरिंग फोर्स, बेस के परपेंडिकुलर, यहां पर बेस के पैरेलल जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसकी भी ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी।
क्लियर है? अब जरा हम लोग, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई हर स्ट्रेस से कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं, तो उसी तरीके से टेंजेंशियल स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होना चाहिए। उस स्ट्रेन को हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस को आप शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। तो देखिए ट्रायंगल एबीसी कंसीडर करिए, इन ट्रायंगल एबीसी, अगर इस ट्रायंगल की हम लोग बात करें बच्चों, तो इस ट्रायंगल में जो tan थीटा है वो हमारा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के ऑपोजिट यहां परपेंडिकुलर डेल्टा x है और थीटा के साथ वाला जो बेस है वो l है, राइट। अब अगर जैसा कि हम लोगों ने हुक्स लॉ में पढ़ा है कि भाई हम स्मॉल डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो अगर डिफॉर्मेशन स्मॉल हुआ तो डेल्टा x बहुत कम होगा, और अगर डेल्टा x बहुत कम हुआ यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन से बहुत कम टिल्ट हुआ है तो थीटा बहुत स्मॉल होना चाहिए। और आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल थीटा tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहां पर tan थीटा की जगह हम लोग थीटा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन l, और ये जो थीटा है इसी को हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। क्लियर है बच्चों, थीटा को हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। ये शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, द डिस्प्लेस, इसको हम लोग डेल्टा x को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो डेल्टा x यहां पर है इसको हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ है इसी को हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। क्लियर है बच्चों, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, हम लोग अब ये आखिरी टाइप का जो स्ट्रेस है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं आज। ये हमारा आखिरी टाइप का जो स्ट्रेस है ये हमारा होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस को कुछ बुक्स में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लिख दिया है। देखिए कंसीडर करिए कि हमारे पास कोई एक कंटेनर है जिस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, एक कंटेनर है जिस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, और फिर आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को उस फ्लूइड में ले जाकर इमर्स कर दीजिए। हाइड्रोलिक स्ट्रेस तभी अराइज करता है जब हम एक सॉलिड को इमर्स करते हैं फ्लूइड के अंदर। देखिए जब आप सॉलिड को फ्लूइड के अंदर इमर्स करेंगे तो जाहिर सी बात है अगर वो सॉलिड इमर्स हो गया तो उस दौरान उसे फ्लूइड को उसकी जगह से हटाना पड़ेगा ताकि वो उस स्पेस को एम्प्टी करके खुद उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके। तो इसीलिए सॉलिड को जब आप फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो सॉलिड फ्लूइड को डिस्प्लेस कर देते हैं, और डिस्प्लेस करने के दौरान उसे फ्लूइड के ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ता है। और जब सॉलिड फ्लूइड को डिस्प्लेस करने के लिए एक फोर्स लगाएगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फ्लूइड को, जो बचे हुए फ्लूइड जो आसपास जो जिन फ्लूइड्स ने सॉलिड को घेर रखा है, वो फ्लूइड पलटकर वापस से उतना ही फोर्स उस सॉलिड पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। इस वजह से इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर हर पॉइंट पर रेडियल डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। ठीक है, इस फोर्स के लगने हर तरफ से सेम यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है। तो शुरुआत में ये V वॉल्यूम था उस सॉलिड का, मैंने बाहर ऐसा शो कर रखा है, शुरुआत में V वॉल्यूम था उस सॉलिड का, लेकिन चूंकि हर डायरेक्शन से अंदर की तरफ ये कंप्रेस हो रहा है इस वजह से इसका वॉल्यूम कम हो गया। कम होने के बाद इसके वॉल्यूम को मैंने V प्लस डेल्टा V लिखा है, जहां डेल्टा V लेस देन 0, डेल्टा V नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव होगा तो V और इसमें एक नेगेटिव नंबर ऐड करिए तो ये V से छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए जब इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को आप इमर्स करते हैं तो सारे फ्लूइड्स जो है इसके आसपास के, ये उस पर रेडियल डायरेक्शन में यानी कि उसके सरफेस के परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ एक फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स के लगने की वजह से ये सॉलिड आपका श्रिंक कर जाता है, हर तरफ से यूनिफॉर्म श्रिंकेज होता है इसका।
ठीक है। अब जब ये श्रिंक करेगा तो जाहिर सी बात है इसके पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे, और जब पार्टिकल्स नजदीक आएंगे, जब एटम्स नजदीक आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ताकि वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले और ओरिजिनल साइज को रीगेन कर ले। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रहा है अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने के लिए, इस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं। और फोर्स अपॉन एरिया हमारा प्रेशर भी होता है, इसलिए मैंने इसको -P के बराबर लिखा है। क्योंकि -P मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस पर प्रेशर जिस डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। क्लियर है बच्चों? तो ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट था, और हाइड्रोलिक स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक हाइड्रोलिक स्ट्रेन जनरेट होता है, उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कह देते हैं। ये हाइड्रोलिक स्ट्रेन क्या होगा, यहां पर कौन सा डायमेंशन चेंज, यहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसलिए हाइड्रोलिक स्ट्रेन हमारा होता है रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। देखिए शुरुआत में वॉल्यूम था V, बाद में हो गया V प्लस डेल्टा V, डेल्टा V नेगेटिव हुआ तो बाद की बात है, तो चेंज कितना हुआ, डेल्टा V का चेंज हुआ, इसलिए चेंज इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेन होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज हम लोगों ने 3 डिफरेंट तरीके के स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में डिस्कस किए हैं। अब आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उस लेक्चर को जरूर अटेंड करिएगा। तब तक यहां तक का जो टॉपिक है इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन जो हमने सीखा है आज, इसको आगे के लेक्चर्स में हम लोग यूज करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और यहां तक जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है? चलिए बाय बाय।